दोस्तों, आपका स्वागत है एमपीपीएससी पाठशाला में और मैं हूं नीलू। हम पढ़ रहे हैं एमपीपीएससी प्री 2024 के लिए निर्माण आईएएस की बुक यूनिट 4 की है, जो कि मध्य प्रदेश की संवैधानिक व्यवस्था। इसके तहत आज हम पढ़ने वाले हैं उच्च न्यायालय। अगर आप लोग को वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। तो आज हम स्टार्ट करेंगे उच्च न्यायालय। चलिए स्टार्ट करते हैं। उच्च न्यायालय राज्य में शीर्ष न्यायालय है। उच्च न्यायालय राज्य में शीर्ष न्यायालय है। भारत में एकीकृत न्यायिक व्यवस्था के पदानुक्रमिक सोपान में उच्च न्यायालय उच्चतम न्यायालय से नीचे है, परंतु अधीनस्थ न्यायालयों से ऊपर है। उच्च न्यायालय को भी संविधान तथा नागरिक अधिकारों का संरक्षक माना जाता है। जैसे सुप्रीम कोर्ट को मानते हैं, वैसे ही उच्च न्यायालय को भी माना जाता है। संविधान के भाग 6 के अध्याय 5 अनुच्छेद 214 से 231 में राज्यों में उच्च न्यायालय के बारे में प्रावधान किया गया है। तो संविधान के भाग 6 के अध्याय 5 के अनुच्छेद 214 से 231 तक राज्यों के उच्च न्यायालय के बारे में प्रावधान किया गया है। अनुच्छेद 214 में प्रावधान है कि प्रत्येक राज्य के लिए एक उच्च न्यायालय होगा। तो किसमें है? अनुच्छेद 214 में है प्रत्येक राज्य के लिए एक उच्च न्यायालय होगा। अनुच्छेद 231 में प्रावधान है कि दो या अधिक राज्यों के लिए एक ही उच्च न्यायालय की स्थापना की जा सकती है। राज्यों में उच्च न्यायालय की स्थापना और उससे संबंधित व्यवस्था में परिवर्तन का अधिकार संसद को प्राप्त है। तो किसको है? संसद को है। राज्यों में उच्च न्यायालय की स्थापना और उससे संबंधित व्यवस्था में परिवर्तन करने का अधिकार केवल संसद को है। अनुच्छेद 241 के तहत संसद को संघ शासित राज्यों के लिए अलग उच्च न्यायालय स्थापित करने की शक्ति दी गई है। तो अनुच्छेद 241 में संसद द्वारा इस शक्ति का प्रयोग कर 1966 में संघ शासित राज्य दिल्ली के लिए उच्च न्यायालय स्थापित किया गया था। वर्ष 2030 के तहत संसद को किसी संघ शासित राज्य पर किसी उच्च न्यायालय की अधिकारिता का विस्तार करने या अधिकारिता से अपवर्जित करने की शक्ति है। तो अनुच्छेद 230 के तहत संसद को किसी संघ शासित राज्य पर किसी उच्च न्यायालय की अधिकारिता का विस्तार करने या अधिकारिता से अपवर्जित करने की शक्ति प्राप्त है। वर्तमान में देश में कुल 25 उच्च न्यायालय हैं और दिल्ली एकमात्र ऐसा संघ शासित प्रदेश है जिसका अपना उच्च न्यायालय है। तो वर्तमान में कितने हैं? 25 उच्च न्यायालय, यानी 25 हाई कोर्ट प्रेजेंट में है। उच्च न्यायालयों का गठन देखेंगे हम तो अनुच्छेद 216 के अंतर्गत प्रावधान है कि प्रत्येक उच्च न्यायालय मुख्य न्यायाधीश और ऐसे अन्य न्यायाधीशों से मिलकर बनेगा जिन्हें राष्ट्रपति नियुक्त करना आवश्यक समझे। अनुच्छेद 224 में प्रावधान किया गया है कि आवश्यकता पड़ने पर अतिरिक्त न्यायाधीशों तथा कार्यवाहक न्यायाधीशों की नियुक्ति की जा सकती है। भारत में उच्च न्यायालय का गठन सर्वप्रथम वर्ष 1862 में कलकत्ता, बम्बई, मद्रास में हुआ था। तो तीनों जगह इकट्ठा हुआ था, एक साथ हुआ था। कलकत्ता, बम्बई, मद्रास में 1862 में। 1866 में चौथे उच्च न्यायालय की स्थापना इलाहाबाद में की गई थी। तो पहला कोलकाता, दूसरा बम्बई, तीसरा मद्रास, ये तीनों थे 1862 में और चौथा उच्च न्यायालय था 1866 इलाहाबाद में। भारत के संविधान में प्रत्येक राज्य के लिए एक उच्च न्यायालय की व्यवस्था की गई है, लेकिन 7वें संविधान संशोधन अधिनियम 1956 द्वारा संसद को अधिकार दिया गया कि वह 2 या 2 से अधिक राज्यों एवं संघ राज्य क्षेत्रों के लिए साझा या संयुक्त उच्च न्यायालय की स्थापना कर सकती है। इसी में यह प्रावधान किया गया था 7वें संविधान संशोधन में ही कि जो राज्यपाल है वह 1 से अधिक राज्यों का राज्यपाल रह सकता है। तो अनुच्छेद 231 के तहत संसद को 2 या अधिक राज्यों के लिए एक ही उच्च न्यायालय की स्थापना कर सकती है। अनुच्छेद 231 के तहत न्यायाधीश की अर्हताएं संविधान के अनुच्छेद 217(2) के अनुसार उच्च न्यायालय का न्यायाधीश वही व्यक्ति हो सकता है जो भारत का नागरिक हो, उसे भारत के न्यायिक कार्यों में 10 वर्ष का अनुभव हो तथा वह उच्च न्यायालय या ऐसे 2 या अधिक न्यायालयों में 10 वर्ष तक अभिवक्ता रह चुका हो। आगे बढ़ते हैं, न्यायाधीशों की नियुक्ति की बात कर लेते हैं। अब नियुक्ति देखेंगे। अनुच्छेद 217 के 1 के अनुसार राष्ट्रपति उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश की नियुक्ति सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश एवं संबंधित राज्य के राज्यपाल से परामर्श करके करता है। अन्य न्यायाधीश की नियुक्ति अन्य न्यायाधीशों की नियुक्ति राष्ट्रपति, सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश, उस राज्य के राज्यपाल और संबंधित
उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश के परामर्श पर करता है। तो अनुच्छेद 217 के 1 में था कि राष्ट्रपति उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश की नियुक्ति सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश और संबंधित राज्य के राज्यपाल के परामर्श से करेगा, और अन्य न्यायाधीश की नियुक्ति राष्ट्रपति सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश, उस राज्य के राज्यपाल और उस राज्य के संबंधित उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश के परामर्श से करेगा। उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों की नियुक्ति सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायमूर्ति या 2 वरिष्ठतम न्यायाधीशों का मंडल करता है। यह समूह उच्च न्यायालय के न्यायमूर्ति की राय पर भी ध्यान देता है। इसके अतिरिक्त यदि वह चाहे तो उस उच्च न्यायालय के अन्य न्यायाधीशों तथा सर्वोच्च न्यायालय के उन न्यायाधीशों जो उस उच्च न्यायालय में कार्य कर चुके हैं से भी सलाह ले सकता है। अब न्यायाधीशों की शपथ या प्रतिज्ञान देखेंगे तो अनुच्छेद 219 के अनुसार ऐसा प्रत्येक व्यक्ति जो उच्च न्यायालय या न्यायाधीश नियुक्त किया गया है अपने पद ग्रहण करने से पूर्व उस राज्य के राज्यपाल या उसके द्वारा नियुक्त किसी व्यक्ति के समक्ष अनुसूची 3 में दिए गए प्रारूप के अनुसार शपथ लेता है या प्रतिज्ञान करता है। तो अनुसूची 3 में दिए गए प्रारूप के अनुसार कौन दिलाएंगे? राज्यपाल दिलाएंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं। भारतीय संविधान के प्रति सच्ची निष्ठा और श्रद्धा का पालन करेगा। भारत की संप्रभुता और अखंडता को अक्षुण्ण रखेगा। सम्यक आचरण और श्रद्धापूर्वक तथा अपनी पूरी योग्यता ज्ञान विवेक से अपने पद के कर्तव्यों का भय या पक्षपात अनुराग या द्वेष के बिना पालन करेगा। अब न्यायाधीशों के वेतन और भत्ते देखें तो अनुच्छेद 221 के अनुसार 221 के अनुसार उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों के वेतन और भत्तों को संसद द्वारा निर्धारित किया जाता है तथा उनके कार्यकाल के दौरान अलाभकारी परिवर्तन नहीं किया जाता। अपवाद है वित्तीय आपातकाल। अनुच्छेद 202(3) का सब क्लॉज घ के अनुसार उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों के वेतन भत्ते राज्य की संचित निधि पर भारित होते हैं। तो कहाँ होते हैं? राज्य की संचित निधि पर भारित होते हैं। जबकि अनुच्छेद 112(3) घ के 3 के तहत उनकी पेंशन भारत की संचित निधि पर भारित होती है। तो उच्च न्यायालय के जो न्यायाधीशों के वेतन भत्ते होंगे वह राज्य की संचित निधि पर, और जो पेंशन होगी वह भारत की संचित निधि पर भारित होगी। आगे देख लेते हैं। उच्च न्यायालय एवं उच्चतम न्यायालय वेतन और सेवा शर्तें संशोधन कानून 2018 द्वारा उच्च न्यायालय के न्यायाधीश तथा अन्य न्यायाधीशों के वेतन क्रमशः 2.5 लाख रुपए तथा 2,25,000 प्रति माह निश्चित किया गया है। साथ ही सरकारी भत्ता, निःशुल्क आवास, चिकित्सा वाहन, टेलीफोन आदि सुविधाएं भी प्रदान की जाती हैं। सेवानिवृत्ति के बाद मुख्य न्यायाधीश और अन्य न्यायाधीश उनके द्वारा आहरित अंतिम माह के वेतन का 50% प्रति माह वेतन पाने के हकदार होते हैं। कार्यवाहक मुख्य न्यायाधीश की नियुक्ति अनुच्छेद 223 के अनुसार जब किसी उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश का पद रिक्त हो या जब मुख्य न्यायाधीश की अनुपस्थिति के कारण या अन्यथा अपने पद के कर्तव्यों का निर्वहन करने में असमर्थ हो, तब राष्ट्रपति न्यायालय के अन्य न्यायाधीश में से किसी को मुख्य न्यायाधीश के कार्यों का निर्वहन करने के लिए कार्यवाहक मुख्य न्यायाधीश नियुक्त कर सकता है। अपर एवं कार्यकारी न्यायाधीशों की नियुक्ति अनुच्छेद 224 के अनुसार जब किसी उच्च न्यायालय में कार्य की अस्थायी वृद्धि के कारण राष्ट्रपति को यह प्रतीत होता है कि कार्य पूर्ण करने के लिए और अधिक न्यायाधीशों की आवश्यकता है, तब राष्ट्रपति न्यायाधीश के रूप में नियुक्त किए जाने के लिए योग्य किसी व्यक्ति को अधिकतम 2 वर्ष तक की अवधि के लिए अपर न्यायाधीश नियुक्त कर सकता है। अब न्यायाधीशों का कार्यकाल देखेंगे तो उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों का कार्यकाल 62 वर्ष तथा 62 वर्ष की आयु का होता है। इससे पूर्व भी वह अपना त्यागपत्र राष्ट्रपति को दे सकता है। 15वें संविधान संशोधन अधिनियम द्वारा उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों की सेवानिवृत्ति आयु 60 से बढ़ाकर 62 वर्ष कर दी गई थी 15वें संविधान संशोधन के द्वारा। 15वें संविधान संशोधन के अनुसार न्यायाधीशों की आयु से संबंधित किसी प्रश्न का निराकरण भारत के मुख्य न्यायाधीश की सलाह पर राष्ट्रपति द्वारा किया जाता है। न्यायाधीशों की न्यूनतम आयु का संविधान में कोई उल्लेख नहीं है। अब न्यायाधीशों को हटाया जाना देखें तो अनुच्छेद 124 के 4 के अनुसार उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों को उन्हीं आधारों और प्रक्रिया के अनुसार उनके पद से हटाया जाता है जो उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीशों को उनके पद से हटाने के लिए है। तो हाई कोर्ट वैसे ही हटेंगे, हाई कोर्ट के जो न्यायाधीश उसी तरीके से हटेंगे जैसे कि सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीश
हटेंगे। उच्च न्यायालय के किसी न्यायाधीश को भी दो आधारों जैसे साबित कदाचार या असमर्थता के आधार पर उनके पद से हटाया जा सकता है। उच्च न्यायालय का क्षेत्राधिकार और शक्तियां देखें तो उच्च न्यायालय राज्य का सबसे बड़ा एवं देश का दूसरा सबसे बड़ा न्यायालय है। अनुच्छेद 226 के अनुसार उच्च न्यायालय की रिट जारी करने की अधिकारिता उच्चतम न्यायालय से भी अधिक है। न्यायिक क्षेत्राधिकार के साथ साथ अनुच्छेद 227 के अनुसार प्रशासनिक क्षेत्राधिकार प्रदान किया गया है। उच्च न्यायालय के क्षेत्राधिकार एवं शक्तियां निम्नलिखित हैं। पहला है प्रारंभिक क्षेत्राधिकार, अपीलीय क्षेत्राधिकार, प्रशासनिक अधिकार, प्रशासकीय अधिकार, अभिलेखीय अधिकार, रिट अधिकार, न्यायिक पुनरावलोकन की शक्ति, उच्च न्यायालयों की स्वतंत्रता। अब पहले देखेंगे हम प्रारंभिक क्षेत्राधिकार। उच्च न्यायालयों को मूल अधिकारों के संबंध में प्रारंभिक क्षेत्राधिकार प्रदान किया गया है। मूल अधिकारों को लागू करने के लिए सीधे उच्च न्यायालय में वाद संस्थित किया जा सकता है। अनुच्छेद 226 के अनुसार उच्च न्यायालय द्वारा मूल अधिकारों को लागू करने के लिए रिट जारी कर सकते हैं। मूल अधिकारों के संबंध में अनुच्छेद 32 के अनुसार उच्च न्यायालय को भी समान रूप से प्रारंभिक क्षेत्राधिकार प्राप्त है। अब अपीलीय क्षेत्राधिकार देखेंगे तो उच्च न्यायालय अपीलीय न्यायालय है। उच्च न्यायालय क्या है? अपीलीय न्यायालय है। उच्च न्यायालय अपने अधीनस्थ न्यायालयों के निर्णयों की अपीलें सुनते हैं, जिसमें दीवानी, फौजदारी और राजस्व संबंधी मामले सम्मिलित हैं। फौजदारी मुकदमों में सत्र न्यायालय द्वारा दिए गए मृत्युदंड के आदेश पर उच्च न्यायालय की पुष्टि आवश्यक है। 44वें संविधान संशोधन 1978 द्वारा उच्च न्यायालयों को राजस्व संबंधी मामलों में अपीलीय क्षेत्राधिकार प्रदान किया गया है। उच्च न्यायालय में केंद्रीय प्रशासनिक अभिकरण के निर्णय के विरुद्ध भी अपील की जा सकती है। अनुच्छेद 323 का और 323 का खा के तहत 323 खा। अब प्रशासनिक अधिकार देखें। प्रशासकीय अधिकार उच्च न्यायालय संबंधित राज्य क्षेत्र में स्थित किसी प्रकार के न्यायालय द्वारा उच्च न्यायालय संबंधित राज्य क्षेत्र में स्थित सभी प्रकार के न्यायालयों पर प्रशासनिक नियंत्रण रखता है। राज्य में स्थित अधीनस्थ न्यायालय तथा विभिन्न अभिकरणों पर उच्च न्यायालय को अनुच्छेद 227 के अनुसार अधीक्षण की शक्ति प्राप्त है। अधीनस्थ न्यायालयों के किसी भी न्यायाधीश के विरुद्ध उच्च न्यायालय अनुशासनात्मक कार्यवाही कर सकती है। उच्च न्यायालय को जिला न्यायाधीशों को अवकाश देने का भी अधिकार है। जिला न्यायाधीशों को राज्यपाल द्वारा पद से तभी हटाया जा सकता है जब उच्च न्यायालय द्वारा इस संबंध में अनुशंसा की जाए। उच्च न्यायालय की अधीक्षण शक्ति में सैन्य न्यायालय शामिल नहीं है। अब अभिलेखीय न्यायालय देखेंगे तो अनुच्छेद 215 के अनुसार उच्चतम न्यायालय की तरह उच्च न्यायालय भी अभिलेखीय न्यायालय है। उच्च न्यायालय की सभी कार्यवाहियां लिखित होती हैं और अभिलेख के रूप में देखी जाती हैं तथा उन्हें अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष साक्ष्य के रूप में पेश किया जा सकता है। किसी न्यायालय में इस पर प्रश्न चिन्ह नहीं लगाया जा सकता। इसके साथ ही उसे अपने अधीनस्थ न्यायालयों के आवागमन के लिए दंड देने की इसके साथ ही उसे अपने अधीनस्थ न्यायालयों के अवमानना के लिए दंड देने की शक्ति भी है। चलिए आगे बढ़ते हैं। रिट अधिकार देखेंगे तो अनुच्छेद 226 के अंतर्गत प्रावधान है कि अनुच्छेद 32 में किसी बात के होते हुए प्रत्येक उच्च न्यायालय को उन सभी क्षेत्रों में जिनके संबंध में वह अपनी अधिकारिता का प्रयोग करता है संविधान के भाग 3 में प्राप्त मूल अधिकारों को प्रवर्तित कराने के लिए और किसी अन्य प्रयोजन के लिए संबंधित राज्यों में किसी व्यक्ति या प्राधिकारी को समुचित एवं सभी मामलों में ऐसे निर्देश या आदेश या रिट जारी करने की शक्ति होती है। उच्च न्यायालय के द्वारा बंदी प्रत्यक्षीकरण, परमादेश, अधिकार प्रेक्षा, प्रतिषेध और उत्प्रेषण नामक रिट जारी की जाती है। अब न्यायिक पुनरावलोकन की शक्ति देखेंगे तो भारत में उच्चतम न्यायालय के साथ साथ उच्च न्यायालय को भी न्यायिक पुनरावलोकन का अधिकार प्राप्त है। उच्च न्यायालय संसद या राज्य विधानमंडलों द्वारा पारित ऐसे किसी भी कानून को असंवैधानिक घोषित कर सकता है जो संविधान के प्रावधानों के अनुसार नहीं है। उच्च न्यायालय भी अपनी न्यायिक पुनरावलोकन शक्ति के अधीन संविधान की रक्षा करता है। अब उच्च न्यायालयों की स्वतंत्रता देखेंगे तो अनुच्छेद 229 के अंतर्गत उच्च न्यायालयों के न्यायाधीशों के वेतन तथा न्यायालय के सभी प्रशासनिक खर्चों को राज्य की संचित निधि पर भारित व्यय घोषित किया जाता है। सर्वोच्च या उच्च न्यायालय के किसी न्यायाधीश द्वारा अपने कार्य के निर्वहन के संबंध में किए गए आचरण पर अनुच्छेद 121 के अनुसार संसद में बहस नहीं की जाएगी। प्रत्येक उच्च न्यायालय में मुख्य न्यायाधीश को
प्रत्येक उच्च न्यायालय में मुख्य न्यायाधीश को अनुच्छेद 229 के अनुसार दी गई है कि वह न्यायालय के अधिकारियों और सेवकों की नियुक्ति कर सके। तो किसमें दी गई है? अनुच्छेद 229 के अनुसार शक्ति दी गई है प्रत्येक उच्च न्यायालय के न्यायाधीश को कि वह न्यायालय के अधिकारियों व सेवकों की नियुक्ति कर सके। न्यायालय के अधिकारियों और सेवकों की सेवा शर्तें निर्धारित करने का अधिकार भी मुख्य न्यायाधीश को दिया गया है। अब सर्वोच्च न्यायालय एवं उच्च न्यायालय में अंतर देखेंगे। अब सर्वोच्च न्यायालय देश का बड़ा न्यायालय, सबसे बड़ा न्यायालय है। देश का सबसे बड़ा न्यायालय सर्वोच्च न्यायालय है। इसके संबंध में प्रावधान संविधान के भाग 5 के अनुच्छेद 124 से 127 में किया गया है, जबकि उच्च न्यायालय राज्य का सबसे बड़ा न्यायालय है। इसके संबंध में प्रावधान भाग 6 के अनुच्छेद 214 से 232 में किया गया है। सर्वोच्च न्यायालय पूरे देश के लिए एक सर्वोच्च न्यायालय का प्रावधान है। पूरे देश के लिए एक सर्वोच्च न्यायालय का प्रावधान है जो दिल्ली में स्थित है, किंतु वह अपनी बैठक किसी अन्य स्थान पर भी कर सकता है। प्रत्येक राज्य के लिए एक उच्च न्यायालय का प्रावधान है, किंतु संसद दो या अधिक राज्यों के लिए अथवा दो या अधिक राज्यों और किसी संघ शासित राज्यों के लिए एक ही उच्च न्यायालय स्थापित कर सकती है। सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीशों की नियुक्ति राष्ट्रपति द्वारा की जाती है और उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों की नियुक्ति भी राष्ट्रपति द्वारा की जाती है। सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीशों की अधिकतम संख्या निश्चित है, जो वर्तमान में मुख्य न्यायाधीश सहित 34 है। सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीशों की संख्या में वृद्धि का अधिकार संसद को है। उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों की संख्या निश्चित नहीं है। उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों की संख्या समय समय पर राष्ट्रपति द्वारा बढ़ाई जा सकती है। सर्वोच्च न्यायालय को अनुच्छेद 129 के तहत अभिलेख न्यायालय घोषित किया गया है और उच्च न्यायालय को 215 के तहत अनुच्छेद 215 के तहत अभिलेख न्यायालय घोषित किया गया है। ये जो डिफरेंसेस है ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ये सीधे कथन में पूछे जाते हैं। सर्वोच्च न्यायालय का न्यायाधीश बनने के लिए व्यक्ति किसी उच्च न्यायालय में कम से कम 5 वर्ष तक न्यायाधीश के रूप में कार्य कर चुका हो, किसी उच्च न्यायालय में 10 वर्ष अथवा किसी उच्च न्यायालय में 10 वर्ष तक वकालत कर चुका हो अथवा राष्ट्रपति की दृष्टि में एक पारंगत विधिवेत्ता हो। अब उच्च न्यायालय में देखें तो उच्च न्यायालय के न्यायाधीश बनने के लिए व्यक्ति कम से कम 10 वर्ष तक भारत के न्यायिक अधिकारी के रूप में पदासीन रहा हो अथवा किसी भी राज्य के उच्च न्यायालय के कम से कम 10 वर्ष तक वकालत कर चुका हो। सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश 65 वर्ष की आयु प्राप्त करने के पश्चात अवकाश ग्रहण करते हैं, जबकि उच्च न्यायालय के न्यायाधीश सेवानिवृत्त होने की आयु 62 वर्ष है। तो सर्वोच्च न्यायालय की सुप्रीम कोर्ट की 65 और हाई कोर्ट की 62। सर्वोच्च न्यायालय उच्च न्यायालय में दिए गए निर्णयों को मानने को बाध्य नहीं है। तो सर्वोच्च न्यायालय उच्च न्यायालय में दिए गए निर्णयों को मानने को बाध्य नहीं है, जबकि उच्च न्यायालय सर्वोच्च न्यायालय के निर्णय मानने के लिए बाध्य है। अनुच्छेद 141। सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीशों को वेतन, भत्ते, पेंशन आदि भारत की संचित निधि पर भारित होते हैं। अनुच्छेद 112 का 3। और उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों के वेतन, भत्ते राज्य की संचित निधि पर तथा पेंशन भारत की संचित निधि पर भारित होती है। सर्वोच्च न्यायालय का अनुच्छेद 32 के अधीन सिर्फ मूल अधिकारों को लागू कराने के लिए रिट जारी करने की शक्ति है, जबकि उच्च न्यायालय को अनुच्छेद 226 के अधीन मूल अधिकारों को लागू कराने के लिए तथा किसी अन्य प्रयोजनों के लिए रिट जारी करने की शक्ति है। सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीशों की नियुक्ति के समय भारत का मुख्य न्यायाधीश सर्वोच्च न्यायालय के 4 वरिष्ठतम न्यायाधीशों से सलाह के पश्चात राष्ट्रपति को परामर्श देता है। उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों की नियुक्ति के समय भारत का मुख्य न्यायाधीश सर्वोच्च न्यायालय के 2 वरिष्ठतम न्यायाधीशों की सलाह के पश्चात राष्ट्रपति को परामर्श देता है। अनुच्छेद 127 के तहत सर्वोच्च न्यायालय में तदर्थ न्यायाधीशों की नियुक्ति का प्रावधान है और उच्च न्यायालय में तदर्थ न्यायाधीशों की नियुक्ति का प्रावधान नहीं है। तो तदर्थ न्यायाधीश केवल सुप्रीम कोर्ट में ही आते हैं। अब संविधान के महत्व से संबंधित प्रश्न केवल सर्वोच्च न्यायालय द्वारा निर्णीत किए जाते हैं। संविधान की व्याख्या संबंधी महत्वपूर्ण प्रश्न उच्च न्यायालय में निर्णीत नहीं किए जा सकते। सर्वोच्च न्यायालय में अपर न्यायाधीशों की नियुक्ति का प्रावधान नहीं है। अनुच्छेद 224 में उच्च न्यायालय में 2 वर्ष के लिए अपर न्यायाधीश नियुक्त किए जा सकते हैं। राष्ट्रपति द्वारा किसी सार्वजनिक महत्व के प्रश्न पर सर्वोच्च न्यायालय से राय मांगे जाने पर वह अनुच्छेद 143 के तहत उसे अपनी राय देता है। उच्च न्यायालय में परामर्शी क्षेत्राधिकार प्राप्त नहीं है। सर्वोच्च न्यायालय का सेवानिवृत्ति न्यायाधीश भारत के किसी भी न्यायालय में वकालत नहीं कर सकता, अनुच्छेद 124 के साथ। और उच्च न्यायालय का सेवानिवृत्त न्यायाधीश उच्चतम न्यायालय
तो उच्च न्यायालय का सेवानिवृत्त न्यायाधीश, उच्चतम न्यायालय तथा ऐसे अन्य उच्च न्यायालय जिसमें उसने स्थायी न्यायाधीश के रूप में कार्य नहीं किया है को छोड़कर किसी न्यायालय में वकालत नहीं कर सकता है। अनुच्छेद 220। उच्च न्यायालय से संबंधित अनुच्छेद देखेंगे तो अनुच्छेद 214 राज्यों के लिए उच्च न्यायालय होगा। अनुच्छेद 215 उच्च न्यायालय का अभिलेख्य न्यायालय होना। अनुच्छेद 216 उच्च न्यायालय का गठन। अनुच्छेद 217 उच्च न्यायालय के न्यायाधीश की नियुक्ति और उसके पद की शर्तें। अनुच्छेद 218 उच्च न्यायालय से संबंधित कुछ उपबंधों का उच्च न्यायालय को लागू होना। उच्चतम न्यायालय की उच्च न्यायालय से संबंधित कुछ उपबंधों का उच्च न्यायालय को लागू होना। अनुच्छेद 219 उच्च न्यायालयों के न्यायाधीशों द्वारा शपथ या प्रतिज्ञान। 220 अनुच्छेद 220 स्थायी न्यायाधीश रहने के पश्चात विधि व्यवसाय पर निबंधन। 221 में न्यायाधीशों के वेतन आदि। 222 में किसी न्यायाधीश का एक उच्च न्यायालय से दूसरे उच्च न्यायालय में स्थानांतरण। अनुच्छेद 223 देखेंगे कार्यकारी मुख्य न्यायाधीश की नियुक्ति। अनुच्छेद 224 में अपर और कार्यकारी न्यायाधीशों की नियुक्ति। अनुच्छेद 224 का उच्च न्यायालय की बैठकों में सेवानिवृत्त न्यायाधीशों की नियुक्ति। अनुच्छेद 225 विद्यमान उच्च न्यायालयों की अधिकारिता। अनुच्छेद 226 कुछ रिट निकालने की उच्च न्यायालय की शक्ति। अनुच्छेद 227 सभी न्यायालयों के अधीक्षण की उच्च न्यायालय की शक्ति। अनुच्छेद 228 कुछ मामलों का उच्च न्यायालय को अंतरण। अनुच्छेद 229 है तो उच्च न्यायालय के अधिकारी और सेवकों तथा उच्च न्यायालय के अधिकारी और सेवक तथा व्यय। अनुच्छेद 230 में उच्च न्यायालय की अधिकारिता का संघ और राज्य क्षेत्र में विस्तार। और 231 कहता है कि दो या अधिक राज्यों के लिए एक ही उच्च न्यायालय की स्थापना। अब ये उच्च न्यायालय पीठ और क्षेत्राधिकार लिखे हुए हैं, उनको देख लेते हैं। तो इलाहाबाद 1866 में स्थापना हुई उत्तर प्रदेश में, और इसका अवस्थान और खंडपीठ है इलाहाबाद लखनऊ में खंडपीठ। आंध्र प्रदेश 1954 आंध्र प्रदेश और अमरावती। मुंबई 1862 महाराष्ट्र दादरा नगर हवेली दमन और दीव गोवा। मुंबई नागपुर पणजी औरंगाबाद में खंडपीठ है। कोलकाता देखेंगे तो 1862 पश्चिम बंगाल अंडमान निकोबार का है ये, तो ये कोलकाता पश्चिम बंगाल अंडमान निकोबार का कोलकाता पोर्ट ब्लेयर में खंडपीठ है। छत्तीसगढ़ 2000 में छत्तीसगढ़ और बिलासपुर में है। दिल्ली 1966 दिल्ली और दिल्ली में है। गुवाहाटी 1948 असम नागालैंड मिजोरम अरुणाचल का कहाँ पे है? गुवाहाटी में है। गुवाहाटी कोहिमा आइजोल और ईटानगर में खंडपीठ है। गुजरात का देखेंगे तो 1960 में गुजरात में अहमदाबाद में, और हिमाचल प्रदेश 1971 हिमाचल प्रदेश शिमला में। जम्मू कश्मीर 1928 जम्मू कश्मीर लद्दाख और श्रीनगर और जम्मू में। झारखंड 2000 में झारखंड रांची में। कर्नाटक 1884 कर्नाटक बेंगलोर में। केरल 1956 केरल और लक्षद्वीप एर्नाकुलम में। मध्य प्रदेश 1956 मध्य प्रदेश जबलपुर में, और ग्वालियर और इंदौर में खंडपीठ है। अब देखेंगे मद्रास 1862 में। तमिलनाडु पुदुचेरी में और चेन्नई में है इसका खंडपीठ। उड़ीसा 1948 उड़ीसा और कटक में है। पटना 1916 बिहार पटना में। पंजाब हरियाणा 1966 पंजाब हरियाणा चंडीगढ़ चंडीगढ़ में। राजस्थान 1949 राजस्थान जोधपुर जयपुर में खंडपीठ है। सिक्किम 1975 सिक्किम में गंगटोक में। उत्तराखंड 2000 उत्तराखंड नैनीताल में। त्रिपुरा 2013 त्रिपुरा अगरतला में। मेघालय मणिपुर और तेलंगाना ये तीनों 2013 में बने हैं। तो मेघालय का मेघालय, मणिपुर का मणिपुर, तेलंगाना का तेलंगाना। मेघालय का शिलोंग में है, मणिपुर का इम्फाल में और तेलंगाना का हैदराबाद में। अब देखेंगे भारत का सबसे बड़ा उच्च न्यायालय भवन झारखंड। भारत का सबसे बड़ा उच्च न्यायालय भवन झारखंड। भारत के रांची में भारत का सबसे बड़ा हाई कोर्ट भवन बना है। तो कहाँ पे है सबसे बड़ा हाई कोर्ट भवन? तो वह झारखंड के रांची में है, जो नई दिल्ली में सुप्रीम कोर्ट से 3 गुना बड़ा है। तो नई दिल्ली का जो सुप्रीम कोर्ट है उसके 3 गुना बड़ा है। 24 मई 2023 को राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने रांची में नवनिर्मित अत्याधुनिक झारखंड उच्च न्यायालय भवन का उद्घाटन किया है। तो ये अभी बना हुआ है 24 मई 2023 को। अब महत्वपूर्ण तथ्य देखेंगे तो भारत के सभी उच्च न्यायालयों को अब प्रारंभिक क्षेत्राधिकार प्राप्त हो गया है। संविधान लागू होने से पूर्व यह अधिकार केवल कोलकाता मुंबई चेन्नई के उच्च न्यायालयों को ही प्राप्त था। विधि की व्याख्या से संबंधित सभी विवादों की अपील उच्च न्यायालय में की जा सकती है। राजस्व संबंधी सभी मुकदमों की अपील उच्च न्यायालय में की जा सकती है। 1956 के राज्य पुनर्गठन अधिनियम के द्वारा कोलकाता उच्च न्यायालय के क्षेत्राधिकार को अंडमान निकोबार द्वीपों तक, केरल उच्च न्यायालय को लक्षद्वीप और मिनी गोवा तक बढ़ा दिया गया था। संविधान के अनुच्छेद 226 के अनुसार उच्च न्यायालय को मौलिक अधिकारों को लागू करने के लिए तथा अन्य उद्देश्यों की प्राप्ति के लिए लेख जारी करने का अधिकार है। उच्च न्यायालय को अपने क्षेत्राधिकार उच्च न्यायालय
को अपने क्षेत्रांतर्गत आने वाले अधीनस्थ न्यायालयों का अधीक्षण और निरीक्षण करने का अधिकार प्राप्त है। उच्च न्यायालय की अपीली अधिकारिता सिविल तथा आपराधिक और फौजदारी दोनों मामलों में है। आपराधिक मामलों में सत्र न्यायाधीश के निर्णयों के विरुद्ध उच्च न्यायालय में अपील की जा सकती है। सत्र न्यायालय द्वारा दिए गए मृत्युदंड को तब तक लागू नहीं किया जा सकता जब तक कि उच्च न्यायालय उसका अनुमोदन न कर दे। अनुच्छेद 227 के अंतर्गत उच्च न्यायालय को अपने अधीनस्थ न्यायालयों और अधिकरणों पर अधीक्षण की शक्ति है। जिला न्यायाधीश तथा व्यवहारिक न्यायाधीश के निर्णयों के विरुद्ध अपील उच्च न्यायालय में की जा सकती है। उच्च न्यायालय अपने अधीनस्थ न्यायालयों के क्लर्क तथा अन्य कर्मचारियों तथा वकीलों आदि की फीस निश्चित करता है। इसके लिए वह राज्यपाल की स्वीकृति लेता है। प्रशासकीय न्यायाधिकरणों को नियंत्रित करने के लिए उच्च न्यायालय तथा सर्वोच्च न्यायालय दोनों को अधिकार है। उच्च न्यायालय का यह अधिकार है कि वह यह देखे कोई अधीनस्थ न्यायालय अपनी शक्ति सीमा का उल्लंघन तो नहीं कर रहा है तथा अपने कर्तव्यों का निश्चित विधि के अनुसार पालन कर रहा है कि नहीं। इस संबंध में आवश्यक निर्देश दे सकता है। संविधान के 42वें संशोधन द्वारा उच्च न्यायालय से केंद्रीय सरकार के कानून की वैधता के संबंध में निर्णय देने के अधिकार को छीन लिया गया था, किंतु 43वें संविधान संशोधन द्वारा उपर्युक्त अधिकार पुनः प्राप्त हो गया है। मध्य प्रदेश का उच्च न्यायालय देखें तो वर्ष 1956 में मध्य प्रदेश राज्य गठन के पश्चात राज्य पुनर्गठन अधिनियम 1956 की धारा 49 की उपधारा 1 के अंतर्गत मध्य प्रदेश उच्च न्यायालय की नागपुर महाराष्ट्र से जबलपुर प्रतिस्थापित की गई। 28 नवंबर 1968 के तत्कालीन राष्ट्रपति जाकिर हुसैन द्वारा राज्य पुनर्गठन अधिनियम 1956 की धारा 51 की उपधारा 2 के प्रावधानों के अनुसार ग्वालियर इंदौर खंडपीठ को स्थायी रूप प्रदान किया गया। तीसरी खंडपीठ भोपाल में प्रस्तावित है। मध्य प्रदेश के सभी 55 जिलों का अधिकार क्षेत्र अलग अलग खंडपीठ के अंतर्गत आता है। मध्य प्रदेश उच्च न्यायालय के प्रथम मुख्य न्यायाधीश मोहम्मद हिदायतुल्लाह थे, जो सर्वोच्च न्यायालय में भारत के 11वें मुख्य न्यायाधीश भी बने। उच्च न्यायालय का भव्य भवन देखें तो मध्य प्रदेश का उच्च न्यायालय भव्य भवन जबलपुर में स्थित है। इस भवन की डिजाइन हेनरी इरविन द्वारा तैयार की गई थी। यह भवन राजा गोकुलदास ने वर्ष 1899 में बनवाया था। मध्य प्रदेश से न्यायमूर्ति श्री R.C. लाहौटी, न्यायमूर्ति श्री M. हिदायतुल्लाह और न्यायमूर्ति श्री J.S. वर्मा सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश रहे हैं। तो कौन कौन रहा है? R.C. लाहौटी, मोहम्मद हिदायतुल्लाह और J.S. वर्मा मुख्य न्यायाधीश रहे हैं। मध्य प्रदेश से न्यायमूर्ति A.P. सेन, G.L. ओझा, N.D. ओझा, फैजानुद्दीन, D.M. धर्माधिकारी, P.P. नावलेकर, A.K. माथुर, श्री R.B. रविंद्रन तथा श्री A.K. पटनायक सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश रहे हैं। तो ऊपर ये थे मुख्य न्यायाधीश और ये हैं न्यायाधीश। अब प्रदेश के मुख्य न्यायाधीश देख लेते हैं। श्री न्यायमूर्ति हिदायतुल्लाह है, तो ये इनका कार्यकाल है। तो ये कार्यकाल आप लोग देख लीजिएगा, कार्यकाल नहीं पूछा जाता है, बस इनके नेम हो सकता है कभी पूछे जाएं, तो आप लोग इनका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। ये है पूरे, आप लोग इनका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं और पॉज करके इनको पढ़ सकते हैं। अब हम आगे देखेंगे उच्च न्यायालय एवं खंडपीठ में सम्मिलित जिले। तो उच्च न्यायालय एवं खंडपीठ में सम्मिलित जिले देखें तो मुख्य पीठ जबलपुर के अंतर्गत जिले आएंगे। तो अनूपपुर, बालाघाट, बैतूल, भोपाल, रायसेन, सीहोर, बुरहानपुर, छतरपुर, छिंदवाड़ा, पांढुर्णा, दमोह, डिंडोरी, खंडवा, पूर्व निमाड़, हरदा, नर्मदापुरम, जबलपुर, कटनी, मंडला, नरसिंहपुर, पन्ना, रीवा, मऊगंज, सागर, सतना, मैहर, सिवनी, शहडोल, सीधी, टीकमगढ़, निमाड़ी, उमरिया और सिंगरौली। खंडपीठ इंदौर के अंतर्गत आने वाले जिले हैं तो अलीराजपुर, बड़वानी, देवास, धार, इंदौर, झाबुआ, मंदसौर, नीमच, रतलाम, राजगढ़, शाजापुर, उज्जैन, खरगोन, पश्चिमी निमाड़ आते हैं। अब खंडपीठ ग्वालियर के अंतर्गत जिले देखेंगे तो अशोकनगर, भिंड, दतिया, गुना, ग्वालियर, मुरैना, श्योपुर, शिवपुरी, विदिशा आते हैं। मध्य प्रदेश उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों से संबंधित महत्वपूर्ण तथ्य की बात करेंगे तो मध्य प्रदेश उच्च न्यायालय के प्रमुख मुख्य न्यायाधीश पहले मुस्लिम न्यायाधीश जस्टिस M. हिदायतुल्लाह 20 जुलाई 1969 से 24 अगस्त 1969 तक, तो 20 जुलाई 1969 से 24 अगस्त 1969 तक भारत के दूसरे कार्यवाहक राष्ट्रपति एवं 6वें उपराष्ट्रपति 20 अगस्त 1977 से 20 अगस्त 1982 तक रहे।
मध्य प्रदेश की पहली महिला न्यायाधीश सरोजनी सक्सेना थी। मध्य प्रदेश की पहली महिला न्यायाधीश सरोजनी सक्सेना थी। वर्तमान में उच्च न्यायालय में कार्यरत महिला न्यायाधीश श्रीमती नंदिता दुबे, श्रीमती अंजलि पालो और श्रीमती सुनीता यादव हैं। तो 3 महिलाएं हैं अभी उच्च न्यायालय में, नंदिता दुबे, अंजलि पालो और सुनीता यादव। जी.एस. वर्मा, इनका जन्म सतना जिले में 18 जनवरी 1933 को हुआ था। 1973 में मध्य प्रदेश हाईकोर्ट के न्यायाधीश और वर्ष 1986 में मुख्य न्यायाधीश तथा 1989 में सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीश और वर्ष 1997 में भारत के मुख्य न्यायाधीश बने। वर्ष 1999 से 2003 तक राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग के तीसरे अध्यक्ष भी रहे हैं। 22 अप्रैल 2013 को निधन हो गया। वर्ष 2013 में ही इन्हें मरणोपरांत पद्म भूषण सम्मान से सम्मानित किया गया। भोपाल गैस कांड 2-3 दिसंबर 1984 के समय मध्य प्रदेश उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश श्री G.L. ओझा तथा सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश यशवंत विष्णु चंद्र चूड़ थे। तो यह भी याद रख लीजिएगा कि राज्यपाल और मुख्यमंत्री के साथ साथ जो गैस कांड हुआ था, भोपाल गैस कांड, उस समय उच्च न्यायालय के जो न्यायाधीश थे वह G.L. ओझा थे और सर्वोच्च न्यायालय के यशवंत विष्णु चंद्र चूड़ थे। जस्टिस श्री रमेश चंद्र लोहाटी उच्चतम न्यायालय के 35वें मुख्य न्यायाधीश के रूप में 1 जून 2004 से 1 नवंबर 2005 तक सेवाएं दी। वर्ष 1977 में उन्हें सीधे बार से राज्य उच्च न्यायिक सेवा के लिए भर्ती किया गया एवं जिला एवं सत्र न्यायाधीश के रूप में नियुक्त किया गया। मध्य प्रदेश के भूतपूर्व कार्यवाहक राज्यपाल न्यायमूर्ति श्री गुरु प्रसन्न सिंह का जन्म रीवा जिले के रायपुर ग्राम में 3 जनवरी 1922 को हुआ था। न्यायमूर्ति श्री गुरु प्रसन्न सिंह ने वर्ष 1954 में विंध्य प्रदेश के न्यायिक कमिश्नर कोर्ट में अधिवक्ता रहे तथा वर्ष 1956 में मध्य प्रदेश के गठन के पश्चात जबलपुर उच्च न्यायालय में वकालत प्रारंभ की थी। वर्ष 1967 में मध्य प्रदेश उच्च न्यायालय जबलपुर में अतिरिक्त न्यायाधीश तथा वर्ष 1968 में न्यायाधीश नियुक्त हुए। मध्य प्रदेश के भूतपूर्व कार्यवाहक राज्यपाल न्यायमूर्ति श्री गुरु प्रसन्न सिंह ने मध्य प्रदेश उच्च न्यायालय में जबलपुर के 8वें क्रम के मुख्य न्यायाधीश के रूप में 27 जुलाई 1978 से 3 जनवरी 1984 तक कार्य किया। मध्य प्रदेश के राज्यपाल के संदर्भ में 10वें क्रम के राज्यपाल के रूप में 26 मई 1981 से 9 जुलाई 1981 तक आसीन रहे। राज्यपाल के संदर्भ में मध्य प्रदेश के दूसरे कार्यवाहक राज्यपाल रहे। न्यायमूर्ति श्री गुरु प्रसन्न सिंह की प्रिंसिपल ऑफ स्टैट्यूटरी इंटरप्रिटेशन प्रसिद्ध पुस्तक है तथा 5 अक्टूबर 2013 को आपका देहावसान हो गया। तो 5 अक्टूबर 2013 को इनका देहावसान हो गया। न्यायमूर्ति अनिल वर्मा का जन्म 16 मार्च 1964 को अविभाजित मध्य प्रदेश के बिलासपुर में हुआ तथा वह अपने पिता श्री के वर्मा सेवानिवृत्त जिला एवं सत्र न्यायाधीश से प्रेरित होकर वर्ष 1987 में मध्य प्रदेश न्यायिक सेवा में सम्मिलित हुए और क्रिकेट खेलना सीखे उनकी प्रसिद्ध पुस्तक है। मध्य प्रदेश उच्च न्यायालय में मुख्य न्यायमूर्ति R.B. रविंद्र भारत के सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश पद पर रहे। कृष्णा गोदावरी बेसिन विवाद, OBC आरक्षण, वर्ष 1993 में बॉम्बे ब्लास्ट आदि के संदर्भ में महत्वपूर्ण निर्णय प्रदान करते हुए अभूतपूर्व न्यायाधीश की भूमिका का निर्वहन किया। श्री R.B. रविंद्रन मध्य प्रदेश उच्च न्यायालय के 18वें क्रम के मुख्य न्यायाधीश थे, जिनका कार्यकाल 8 जुलाई 2004 से 8 सितंबर 2005 तक रहा। वर्ष 2005 R.B. रविंद्रन भारत के सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश नियुक्त हुए थे और एनोमैलीज इन लॉ एंड जस्टिस सेवानिवृत्त न्यायाधीश R.B. रविचंद्रन की पुस्तक है। आगे बढ़ते हैं। न्यायमूर्ति शरद अरविंद बोबड़े ने 18 नवंबर 2019 को भारत के 47वें क्रम के मुख्य न्यायाधीश के रूप में नियुक्त होकर 24 अप्रैल 2021 तक सेवा प्रदान की। न्यायमूर्ति शरद अरविंद बोबड़े इससे पूर्व मध्य प्रदेश उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश 16 अक्टूबर 2012 से 11 अप्रैल 2013 तक रह चुके थे तथा 16 अक्टूबर 2012 से 11 अप्रैल 2023 तक रह चुके हैं तथा वे मुंबई उच्च न्यायालय के न्यायाधीश भी रह चुके हैं। जनवरी 2024 तक की स्थिति में मध्य प्रदेश उच्च न्यायालय में 3 मुख्य न्यायमूर्ति सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश रह चुके हैं। M. हिदायतुल्ला जो कि 25/2/1968 से 16/10/1970 तक रहे। दूसरे J.S. वर्मा जो कि 25/3/1997 से 27/1/1998 तक। शरद अरविंद बोबड़े 18/11/2019 से
24/4/2021 तक रही हैं। न्यायमूर्ति RC लाहोटी सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश एवं मध्य प्रदेश उच्च न्यायालय के न्यायाधीश रहे हैं। इसके अतिरिक्त श्री हेमंत गुप्ता मध्य प्रदेश उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश रहे हैं, सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश भी रहे हैं। अब RC लाहोटी और हेमंत गुप्ता का कार्यकाल देख लेते हैं। तो RC लाहोटी का है 1/6/2004 से 31/10/2005 मुख्य न्यायाधीश के रूप में, और हेमंत गुप्ता का 2/11/2018 से 16/10/2022 तक मुख्य न्यायाधीश के रूप में। अब राष्ट्रीय न्यायिक अकादमी भोपाल की बात करेंगे तो राष्ट्रीय न्यायिक अकादमी भोपाल की स्थापना 17 अगस्त 1993 को की गई थी। इसका शिलान्यास 11 सितंबर 1994 को हुआ था। तो स्थापना 17 अगस्त 1993 और शिलान्यास 11 सितंबर 1994 को। उद्घाटन 5 सितंबर 2002 को हुआ। मुख्यालय कहाँ पे है? तो भोपाल में है। उद्देश्य राज्य में न्यायिक प्रक्रिया को मजबूत करने तथा न्यायाधीशों के प्रशिक्षण हेतु। कार्य देखें, यहाँ पर न्यायाधीश और उच्च न्यायालय के अन्य अधिकारियों को प्रशिक्षण दिया जाता है। विशेष देख लेते हैं तो राष्ट्रीय न्यायिक प्रशिक्षण अकादमी भोपाल की स्थापना का सुझाव वर्ष 1994 में तत्कालीन मुख्यमंत्री श्री दिग्विजय सिंह ने सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश MN वेंकटचलैया के समक्ष प्रस्तुत किया था। अकादमी का शिलान्यास सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश न्यायमूर्ति MN वेंकटचलैया तथा उद्घाटन तत्कालीन राष्ट्रपति डॉक्टर अबुल कलाम ने किया था। मध्य प्रदेश राज्य न्यायिक अकादमी की बात करें तो इसकी स्थापना 23 मार्च 1994 को हुई और मुख्यालय जबलपुर में है। इसका कार्य राज्य अधीनस्थ न्यायपालिका के न्यायाधीशों के लिए प्रशिक्षण प्रदान करना है। अब विशेष देखें तो सर्वप्रथम विचार वर्ष 1974 में रखा गया था तथा वर्ष 1989 में मध्य प्रदेश उच्च न्यायालय के अधीन जबलपुर में प्रशिक्षण संस्थान के स्थापना के लिए प्रस्ताव पारित किया गया था। वर्ष 1993 में तत्कालीन मुख्य न्यायाधीश UL भट्ट के प्रयासों से सर्वसम्मति प्रदान की गई। मध्य प्रदेश सरकार के आदेश क्रमांक F17E 288/21B1BI द्वारा 23 मार्च 1994 को मध्य प्रदेश राज्य न्यायिक अकादमी MPSJA की स्थापना की स्वीकृति प्रदान की गई थी। पूर्व न्यायाधीश प्रभारी श्री UL भट्ट तथा वर्तमान में श्री न्यायमूर्ति संजय यादव है। प्रथम निदेशक देखें तो श्री BK श्रीवास्तव तथा वर्तमान में राम कुमार चौबे हैं। मध्य प्रदेश अधिकारी प्रशिक्षण संस्थान JOTI की स्थापना जबलपुर में की गई है। तो मध्य प्रदेश अधिकारी प्रशिक्षण संस्थान की स्थापना जबलपुर में की गई है। अब लोक अदालतों की बात करेंगे तो लोक अदालतों की स्थापना विधिक सेवा प्राधिकरण अधिनियम 1987 के संसदीय अधिनियम के द्वारा की गई है। लोक अदालतों का गठन उच्चतम न्यायालय तथा जिला न्यायालय द्वारा भी किया जाता है। तो जो लोक अदालतों का गठन है वह उच्चतम न्यायालय, उच्च न्यायालय और जिला न्यायालयों द्वारा भी किया जाता है। लोक अदालतों का उद्देश्य आपसी बातचीत के माध्यम से विवादों का निपटारा करना है। यदि दोनों पक्ष सहमत हों तो दूसरी अदालतों में चल रहे मुकदमे लोक अदालत में स्थानांतरित करके आपस में समझौते का प्रयास किया जाता है। लोक अदालतों में दीवानी मामलों के साथ साथ कतिपय प्रशम्य आपराधिक मामलों का भी विचार किया जाता है। इन अदालतों में कोई शुल्क नहीं लगता है। समझौते की स्थिति में दोनों पक्षों में शुल्क वापस कर दिया जाता है। लोक अदालतों की संरचना देखेंगे तो वर्ष 2002 तक लोक अदालतें अस्थायी रूप से कार्य करती थी। वर्ष 2002 में इस अधिनियम में संशोधन करके लोक अदालतों को स्थायी बना दिया गया। इन अदालतों की अध्यक्षता एक न्यायाधीश द्वारा की जाती है जो वर्तमान या सेवानिवृत्त न्यायिक अधिकारी अथवा विधिक ज्ञान रखने वाला व्यक्ति होता है तथा इसमें 2 अन्य सदस्य होते हैं। यह आवश्यक नहीं है कि ये सदस्य न्यायाधीश हो। सामान्यतः एक वकील तथा एक सामाजिक कार्यकर्ता इन अदालतों का सदस्य होता है। लोक अदालत में व्यक्ति अपने मामलों की पैरवी स्वयं कर सकता है। इसे वकील की आवश्यकता नहीं होती। अब लोक अदालतों के कार्य देखेंगे तो लोक अदालतों को दीवानी न्यायालय की मान्यता प्राप्त है। यह उन आपराधिक मामलों को भी देख सकते हैं जिनकी प्रकृति समझौते योग्य है। ये अदालतें पारंपरिक आंदोलनों से अलग तरह से काम करती हैं। इनमें सुलह समझौते को वरीयता दी जाती है। ये अदालतें अधिकतर सिविल मामलों को देखती हैं। भूमि एवं संपत्ति संबंधी विवाद, पारिवारिक विवाद आदि मुकदमे इन अदालतों के अंतर्गत लाया जाता है। आपसी सहमति से समझौते होने के कारण इन अदालतों के निर्णय के विरुद्ध अपील नहीं की जा सकती है। प्रथम लोक अदालत का आयोजन 6 अक्टूबर 1985 को सर्वोच्च न्यायालय
तो प्रथम लोक अदालत का आयोजन 6 अक्टूबर 1985 को सर्वोच्च न्यायालय के तत्कालीन मुख्य न्यायमूर्ति PN भगवती की अध्यक्षता में दिल्ली में किया गया था। मध्य प्रदेश औद्योगिक न्यायालय देखेंगे तो इसकी स्थापना मध्य प्रदेश औद्योगिक अधिनियम 1996 की धारा 9 के अंतर्गत की गई थी। इसका मुख्यालय इंदौर में है। खंडपीठ देखें तो जबलपुर, ग्वालियर, रीवा और भोपाल में है। तो मध्य प्रदेश औद्योगिक न्यायालय की खंडपीठ जबलपुर, ग्वालियर, रीवा, भोपाल में है। स्थापना मध्य प्रदेश औद्योगिक अधिनियम 1996 की धारा 9 के तहत की गई है। औद्योगिक न्यायालय के अध्यक्ष औद्योगिक विवाद अधिनियम 1947 की धारा के अंतर्गत औद्योगिक न्यायाधिकरण के पीठासीन अधिकारी के रूप में भी नियुक्त है। आगे बढ़ते हैं। मध्य प्रदेश में श्रम न्यायालय देखते हैं तो मध्य प्रदेश औद्योगिक अधिनियम 1960 की धारा 8 से पठित औद्योगिक विवाद अधिनियम 1947 की धारा 7 के अंतर्गत 25 श्रम न्यायालय गठित हैं। कितने हैं? 25 श्रम न्यायालय गठित हैं। इन न्यायालयों में 23 न्यायालय नियमित रूप से कार्यरत हैं। मध्य प्रदेश में औद्योगिक स्वास्थ्य केंद्र तथा विज्ञान प्रयोगशाला इंदौर में स्थित है। तो मध्य प्रदेश की औद्योगिक स्वास्थ्य केंद्र एवं प्रयोगशाला इंदौर में स्थित है तथा इसका उप क्षेत्रीय कार्यालय मंदसौर में स्थापित है। तो ये हमारा पूरा उच्च न्यायालय का चैप्टर कंप्लीट हो चुका है। ये जो MCQ है इन सबको हम नेक्स्ट वाले वीडियो में देख लेंगे। एक सेपरेट वीडियो हो जाएगा MCQ का। अगर आप लोग को वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। और हमारा एक और चैनल है MP एग्जाम अकेडमी, तो आप उसको भी विजिट करें और उसको भी सब्सक्राइब कर लें। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।